हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ये टॉपिक जो बहुत अच्छे से फिनिश किया। आप वो लेक्चर बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसलिए आप लेक्चर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सुनिए, समझ लीजिए, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए बच्चों, तभी आपको वो अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा समय गवाता नहीं और मैं आपको शॉर्टकट में फटाफट बता देता हूँ। शुरू में हमने देखा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में कि व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो हमने देखा कि जो ग्लूकोज है उसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर में एल्डेहाइड ग्रुप है फ्री, और वो फ्री एल्डेहाइड ग्रुप की कुछ रिएक्शंस भी देता है, जैसे हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ ऑक्साइम देता है ग्लूकोक्साइन, HCN के साथ ग्लूकोसाइनाइडिन देता है, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ एल्डेहाइड ग्रुप बच्चों। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि वही ग्लूकोज आपको 2,4-डायनाइट्रोफिनाइडाजीन के साथ रिएक्ट नहीं होता था। वही ग्लूकोज मतलब एल्डेहाइड ग्रुप की टेस्ट नहीं देता था, वही ग्लूकोज स्किप्स रेजेंट के साथ भी रिएक्ट नहीं होता था, और वही ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी एल्डेहाइड ग्रुप की टेस्ट नहीं देता था। तो सवाल ये था कि ग्लूकोज एल्डेहाइड ग्रुप की कुछ रिएक्शंस देता है, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ एल्डेहाइड ग्रुप इन इट, while at the same time glucose does not give some reactions of aldehyde group indicating the absence of aldehyde group। ऐसा क्यों? ग्लूकोज एल्डेहाइड ग्रुप की कुछ रिएक्शंस देता है और कुछ रिएक्शंस नहीं देता, ऐसा क्यों? ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था बच्चों। नंबर 2, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ ग्लूकोक्साइम देता है, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप एल्डेहाइड ग्रुप, लेकिन ग्लूकोज पेंटाएसिटेट ओपन चेन स्ट्रक्चर के अनुसार इसमें भी एल्डेहाइड ग्रुप है, लेकिन ग्लूकोज पेंटाएसिटेट हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट ही नहीं होता, ऑक्साइम तैयार ही नहीं करता, इंडिकेटिंग द अब्सेंस ऑफ एल्डेहाइड ग्रुप। ओपन चेन स्ट्रक्चर ये बता ही नहीं पाता कि ग्लूकोज पेंटाएसिटेट हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन क्यों नहीं देता। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरा ड्रॉबैक बच्चों ये था कि नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोज, जिसको हम डेक्सट्रोज बोलते हैं एज इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जब हमने उसका हॉट एक्वा सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया और उसको हम कूल करने लगे, तो 371 केल्विन यानी कि 90 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम मैंने लिया था ग्लूकोज, तो उसमें से मुझे 6.3 ग्राम ग्लूकोज क्रिस्टलाइज होते हुए दिखाई देता है एट अबाउट 90 डिग्री सेल्सियस। अब 3.7 ग्राम बचा है, मुझे मालूम था क्योंकि हमने तो 10 ग्राम लिया था, और 90 डिग्री सेल्सियस पर सिर्फ उसमें से 6.7 ग्राम ग्लूकोज क्रिस्टलाइज हुआ, इसको हमने नाम दिया बीटा ग्लूकोज। और जो फिल्टर किया बीटा ग्लूकोज ऊपर रहा और नीचे जो फिल्ट्रेट गया उसमें हमें मालूम था कि अभी भी 3.7 ग्राम ग्लूकोज उसमें है। उस सॉल्यूशन को और हम कूल करते गए और फिर 303 केल्विन टेम्परेचर पर 30 डिग्री सेल्सियस पर हमें बचा कुचा 3.7 ग्राम ऑफ ग्लूकोज भी हमें मिला बच्चों। उसको हमने नाम दिया अल्फा ग्लूकोज। यानी कि बच्चों नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। लेकिन ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज तो बोलता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ओपन चेन स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। ये 3 ड्रॉबैक्स बच्चों ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के थे, और इसीलिए फिर साइंटिस्ट लोगों को लगा कि हमें ऐसा स्ट्रक्चर ग्लूकोज के लिए देना है कि जो ग्लूकोज की सब प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करेगा। ये तीनों ड्रॉबैक्स ओपन चेन स्ट्रक्चर के वो एक्सप्लेन करेगा। ऐसा हमें स्ट्रक्चर बच्चों देना था, और इसीलिए कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ग्लूकोज के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर सजेस्ट किया। अब नॉर्मली ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन की चेन है। नॉर्मली ऐसे देखा गया है कि 5 और 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर्स आर स्टेबल, तो इसीलिए हमारे सिलेबस में ग्लूकोज का 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर लिया है बराबर। तो कैसे किया हमने? ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है बच्चों ये, और हमने क्या किया, कार्बन नंबर 1 पर ये जो CO बॉन्ड है इसका पाई बॉन्ड ब्रेक किया, कार्बन ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री। फिर ये
कार्बन नंबर 5 पर ये जो OH ग्रुप है बच्चों, तो यहाँ का हमने H इधर भेजा O पर, CO ग्रुप के ऊपर, तो यहाँ पे एक OH ग्रुप बना C1 पर नया वाला, और कार्बन नंबर 5 इस ऑक्सीजन के थ्रू C1 को अटैच होता है। देखो कार्बन नंबर 5 इस ऑक्सीजन के थ्रू C1 को अटैच होता है और हमें एक 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर मिलता है। 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन का मिला हुआ रिंग स्ट्रक्चर हमें मिलता है, बराबर। तो इस तरह से ये रिंग स्ट्रक्चर हमने सजेस्ट किया। अब ये रिंग स्ट्रक्चर बच्चों बिल्कुल पायरान के रिंग स्ट्रक्चर के जैसा है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे पायरान में हम देखते हैं कि 6 एटम की रिंग है, 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन, इसमें भी C1 और C5 ऑक्सीजन के थ्रू लिंकअप है, और हमारे ग्लूकोज में भी C1 और C5 ऑक्सीजन के थ्रू लिंकअप है। इसीलिए इन 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर्स को हम ग्लूकोपैरानो स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, because these structures, these ring structure of glucose are similar with the ring structure of pyron. So these structures are called as pyranos, ring structures of glucose. ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, साइक्लाइजेशन हुआ तो डी, ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है बच्चों, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। ये हमें एक साइक्लिक हेमी एसिड फॉर्म मिला ग्लूकोज के लिए, क्योंकि OH ग्रुप भी उसी मॉलिक्यूल का है और अल्डेहाइड ग्रुप भी उसी मॉलिक्यूल का है। तो जब ये OH ग्रुप इस CO ग्रुप में ऐड होता है तो हमें एक साइक्लिक हेमी एसिडल मिलता है। ये हेमी एसिडल एसिडल रिएक्शन हो गई थी बच्चों हमारे अल्डेहाइड्स कीटोन्स में। अब ये जो C1 पर बच्चों, अब C1 पहले डबली बॉन्डेड था, असिमेट्रिक नहीं था, अब वो बन गया असिमेट्रिक, सिंगली बॉन्डेड। इसके ऊपर एक नया OH ग्रुप बना, और ये जो नया OH ग्रुप है C1 पर, ये OH ग्रुप दो तरह से अरेंज हो सकता है, either on the right side of the carbon or on the left side of the carbon. यदि ये OH ग्रुप वर्टिकल चेन के राइट साइड में रहता है तो we call it as अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस। डी प्लस ग्लूकोज तो होतच पोरांनो, हे रिंग स्ट्रक्चर पॅरानोस सारखं आहे म्हणून ग्लुकोपॅरानोस, डी प्लस आहेच आणि OH ग्रुप राइट साइडला आहे म्हणून अल्फा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस। यदि रिंग स्ट्रक्चर ब्रेक होता है बच्चों तो वापस ये O और H C5 पर आ जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और आपको ये ओपन चेन स्ट्रक्चर मिलेगा। अब दूसरा तरीका देखते हैं हम। समझ लो अगेन ये OH बॉन्ड ब्रेक हो गया, H O पर गया, C5 C1 को, C5 O के थ्रू C1 को अटैच हो गया, तो हमें ये साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलता है बच्चों, ये वाला, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें मिलता है। और समझ लो यहाँ पे OH ग्रुप कहाँ पे है, ये OH ग्रुप वर्टिकल चेन के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस, बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस, बराबर है। और यदि रिंग ब्रेक हो गई तो वापस ओपन चेन स्ट्रक्चर ये क्या हो सकता है, तैयार। अब जब हम ग्लूकोज को पानी में डालते हैं बच्चों, जब हम ग्लूकोज को पानी में डालते हैं तो हमने देखा कि ग्लूकोज ओपन चेन फॉर्म में तो इतना कुछ रहता नहीं। 100 में से 37% मॉलिक्यूल्स अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस इस फॉर्म में रहते हैं, बराबर, और 63% मॉलिक्यूल्स बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस इस फॉर्म में रहते हैं। सर ये फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है क्या? यस बच्चों, ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? C1 पर ये जो नया नया OH ग्रुप बना, ये OH ग्रुप और C2 पर का OH ग्रुप, दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द वर्टिकल चेन, अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इस बीटा फॉर्म में रिपल्सिव फोर्स कम है तो ज़्यादा स्टेबल है, तो मोर मॉलिक्यूल्स, 63% मॉलिक्यूल्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन दिस बीटा फॉर्म। इधर देखिए OH ग्रुप राइट साइड में है, इसको हम बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस। C1 पर ये जो नया नया OH ग्रुप बना, ये भी राइट साइड में है, C2 पर का OH ग्रुप ये भी राइट साइड में है, तो नज़दीक है, तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स थोड़ा ज़्यादा है बच्चों, तो ये थोड़ा सा लेस स्टेबल है, और इसीलिए ये अल्फा फॉर्म में मॉलिक्यूल्स कम दिखाई देते हैं, 37%। तो जब भी आप ग्लूकोज को पानी में डालेंगे और कुछ समय बाद आप देखेंगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस, दे रिमेन इन इक्विलिब्रियम 37:63 मिक्सचर, and they are interconvertible into each other, they are interconvertible into each other। अब बच्चों ये जो कार्बन नंबर 1 है, जो नया नया असिमेट्रिक कार्बन बना, जो पहले नहीं था अब बना,
जिसके ऊपर नया नया OH ग्रुप बना, इस कार्बन को बच्चों हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। हमेशा ध्यान में रखना कि ड्यू टू द आफ्टर द साइक्लाइजेशन द कार्बन which becomes asymmetric, newly asymmetric, which carries a new OH group on it, such carbon is called as anomeric carbon. अब ग्लूकोज में C1 पर ये हो रहा तो ये C1 एनोमेरिक कार्बन है, और हमेशा C1 ही एनोमेरिक कार्बन रहता है ऐसा नहीं है। जो कार्बन पहले असिमेट्रिक नहीं था, साइक्लाइजेशन के बाद असिमेट्रिक बना, जिसके ऊपर नया नया OH ग्रुप बना, जिसके ऊपर OH ग्रुप की दो तरह से अरेंजमेंट हो सकती है, उस कार्बन को हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। जैसे हम फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों कल, तो उसमें C2 एनोमेरिक कार्बन है, क्योंकि C2 पर होता है ये सब। तो मैं ज़्यादा बोल के भी कंफ्यूजन नहीं करता वहाँ पे, पर नॉट नेसेसरी कि हमेशा C1 ही एनोमेरिक कार्बन रहेगा। ऐसे जो कार्बन पहले असिमेट्रिक नहीं था, बाद में असिमेट्रिक बना, जिसके ऊपर एक नया नया OH ग्रुप बना, जिसके ऊपर OH ग्रुप की दो तरह से अरेंजमेंट हो सकती है, उसको हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। अब इसमें ये एनोमेरिक कार्बन है बच्चों। अब देखिए अल्फा और बीटा फॉर्म में, आप देखिए अल्फा और बीटा फॉर्म में कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस, they differ in the arrangement of H and OH group only at C1. They differ in the arrangement of H and OH group only at C1, anomeric carbon. ऐसे ग्लूकोज के जो दो फॉर्म्स है which differ in the arrangement of H and OH group only at anomeric carbon only, इनको हम बोलते हैं बच्चों एक दूसरे के एनोमर्स। इनको बच्चों हम क्या बोलते हैं? एक दूसरे के एनोमर्स। इनको हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं? एनोमर्स बोलते हैं बच्चों। तो इस तरह से ये हो गया हमारा इसके बारे में बच्चों। और कल हमने ये भी देखा था कि हाउ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन्स द ड्रॉबैक्स ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जैसे बच्चों हमने कल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ, जैसे बच्चों हमने कल भी मैंने बताया था कि ग्लूकोज एस्टेन और हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ अल्डेहाइड ग्रुप की रिएक्शन देता है। वही स्किप्स रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड 2,4 नाइट्रोफिल हाइड्राजेन के साथ नहीं देता है। क्यों नहीं देता? उनके साथ क्यों देता है, इनके साथ क्यों नहीं देता? ये ऑब्जर्व किया गया। एस्टेन और हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ जब हम ग्लूकोज को रिएक्ट करते हैं तो ग्लूकोज तो पहले साइक्लिक फॉर्म में रहेगा, अल्फा और बीटा 37:63 साइक्लिक फॉर्म में। लेकिन एस्टेन और हाइड्रोक्सिल अमाइन ये बच्चों ये ग्लूकोज की रिंग ब्रेक करते हैं और इनको लाते ओपन चेन फॉर्म में। अब जब ग्लूकोज एस्टेन और हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ बच्चों रिएक्ट होगा तब तो वो ओपन चेन फॉर्म में होगा, और ओपन चेन फॉर्म में अल्डेहाइड ग्रुप है, इसलिए उनके साथ वो अल्डेहाइड ग्रुप की रिएक्शन देता है। तो ऐसे जितने भी रिएजेंट्स है बच्चों कि जो ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हैं, ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को ओपन चेन स्ट्रक्चर में लाते हैं जहाँ पे क्लियर कट अल्डेहाइड ग्रुप है, ऐसे रिएजेंट के साथ ग्लूकोज हमें अल्डेहाइड ग्रुप की रिएक्शन देता है, टेस्ट देता है। अब 2,4-डाइनाइट्रोफिनिलहाइड्राजीन, सोडियम बाइसल्फाइड NHSO3 और स्किप्स रिएजेंट, इनके साथ ग्लूकोज अल्डेहाइड ग्रुप की रिएक्शन क्यों नहीं देता? इसलिए नहीं देता कि ये रिएजेंट्स, अब देखो इन रिएजेंट्स के साथ हम ग्लूकोज को रिएक्ट करेंगे, लेकिन ये रिएजेंट्स में वो पावर ही नहीं कि वो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर ब्रेक करें। तो ये जो तीनों रिएजेंट्स है बच्चों, ये ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर को ब्रेक ही नहीं कर पाते। अब रिंग स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा तो ग्लूकोज रहेगा साइक्लिक फॉर्म में, और साइक्लिक फॉर्म में देखो बच्चों दूर दूर तक कहीं पे भी अल्डेहाइड ग्रुप नहीं है, और इसीलिए ग्लूकोज इन तीनों के साथ, जैसे कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनिलहाइड्राजीन, सोडियम बाइसल्फाइड और स्किप्स रिएजेंट, इन तीनों के साथ वो अल्डेहाइड ग्रुप की रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि वो रिंग स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर पाते, उसको ओपन चेन स्ट्रक्चर में ला नहीं सकते। तो ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर में रहेगा और वहाँ पे अल्डेहाइड ग्रुप तो है ही नहीं। तो ध्यान में रखना, जो रिएजेंट ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर को ब्रेक कर सकते हैं, साइक्लिक फॉर्म को वापस ओपन चेन स्ट्रक्चर में फॉर्म ला सकते हैं जिसमें क्लियर कट फ्री अल्डेहाइड ग्रुप है, उनके साथ ग्लूकोज अल्डेहाइड ग्रुप की रिएक्शन देगा। लेकिन जो रिएजेंट ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर पाते, उसको ओपन चेन स्ट्रक्चर में नहीं ला पाते, जिनके साथ रिएक्ट होते हैं वो ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में रहता है जहाँ पे अल्डेहाइड ग्रुप दूर दूर तक नहीं रहता, ऐसे रिएजेंट के साथ ग्लूकोज हमें अल्डेहाइड ग्रुप की टेस्ट भी नहीं देता।
दूसरा पॉइंट था कि ग्लूकोज पेंटाएसिटेट हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ नहीं रिएक्ट होता, ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता, ग्लूकोज फॉर्म करता था। इसलिए कि हाइड्रोक्सिल अमाइन ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर तो ब्रेक कर पाता है, लेकिन ग्लूकोज पेंटाएसिटेट का रिंग स्ट्रक्चर वो ब्रेक ही नहीं कर पाता, वहां पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप क्रिएट ही नहीं हो पाता, और इसीलिए ग्लूकोज पेंटाएसिटेट हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप देता नहीं और ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता। और तीसरी बात, दो फॉर्म कैसे अल्फा और बीटा, हमने देखा कि आफ्टर द साइक्लाइजेशन C1 पर OH ग्रुप की दो तरह से अरेंजमेंट हो सकती है, आइदर ऑन द राइट साइड ऑफ द वर्टिकल चेन और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्टिकल चेन। तो राइट साइड में रहा तो हम बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस, और लेफ्ट साइड में रहा तो हम उसको क्या बोलते हैं, बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस। इस तरह से ये बच्चों हमारा सब हो गया, ये सब हमारा हो गया। तो ये पूरा हो गया बच्चों। मुझे लगता है, आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आऊँगा। बच्चों कुछ भी डाउट रहा तो बेझिझक मुझे आप पूछिएगा, बराबर। अब थोड़ा सा जाते आगे। अब ये है, इनको बोलते बच्चों हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। हम इनको क्या बोलते बच्चों, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ये एक टेक्निक होता है जिसकी मदद से हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर। अब हमें एक नया टॉपिक देखना है बच्चों, और ये नया टॉपिक है हावर्थ फार्मूला। क्या है बच्चों, ये हावर्थ फार्मूला। अब हावर्थ फार्मूला क्या है, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हमारे पास तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला था, फिर हमें हावर्थ फार्मूला की क्यों जरूरत पड़ी, इसलिए कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला मोनोसैकेराइड के लिए तो अच्छा है, लेकिन डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इनको हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से जब रिप्रेजेंट करने का सोचते हैं तो बहुत ही कंजस्टेड फार्मूला हो जाता है, समझ भी नहीं आता क्या है, कुछ नहीं। तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इज गुड टू राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, fructose, etc. But Fisher projection formula is not convenient to represent the structures of higher carbohydrates like disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides, etc. तो अगेन नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन बच्चों। तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए था कि जो इन हायर कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स को इजीली रिप्रेजेंट कर सके, कन्वीनियंटली रिप्रेजेंट कर सके, कंफ्यूजन ना हो। और ऐसा स्ट्रक्चर देने की कोशिश में साइंटिस्ट लोग जुट गए, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो वो हार हुई नहीं। फिर हावर्थ नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने बताया कि देखो मैं एक टेक्निक बताता हूँ जिसकी मदद से आप फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला को एक नए फार्मूला में, एक कन्वेंट फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको बाद में नाम दिया गया हावर्थ फार्मूला। और इस हावर्थ फार्मूला के मदद से ना कि हम सिर्फ मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, हायर कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स को बहुत ही कन्वीनियंटली हम लिख पाते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला की तुलना में हावर्थ फार्मूला हायर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बहुत कन्वीनियंट जाता है। तो हावर्थ फार्मूला कैसे रिप्रेजेंट करते बच्चों, तो वो थोड़ा सा हम देख लेते। तो थोड़ा सा अब इधर ध्यान दीजिए, इधर मुझे लिखना है तो आपको भी इधर ही देखना है। चलो आपकी पोजीशन इधर ले लो, क्योंकि इसको देख के इतना पोर्शन आना चाहिए, ठीक है। अब ये बच्चों हमारा अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस है। बच्चों कितने एटम की रिंग है रे, 6, 1 2 3 4 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन है बच्चों, 6 एटम की रिंग है। हालांकि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये रिंग फ्लैट नहीं है, जैसे बेंजीन रिंग फ्लैट है बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, वैसे रिंग फ्लैट नहीं है बच्चों, उबड़ खाबड़ है। ये कार्बन अलग अलग प्लेन में है, एक प्लेन में नहीं है। लेकिन हम 2 डायमेंशनल पेपर पर हम ऐसे दिखाएंगे कि जैसे रिंग फ्लैट है, ऑल्दो एक्चुअली इट इज नॉट अ फ्लैट रिंग, but just for our convenience, for your convenience, we will show that as if the ring is flat, okay, which is actually not flat, but we will show that as it is flat. अब रिंग 6 मेंबर्ड है, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन,
तो आपको कैसे पकड़ना है बच्चों? आपको ऐसे पकड़ना है कि ये 6 मेंबर रिंग जो है इसका ऑक्सीजन बैक साइड में रहे। मतलब ये देखो, मेरे हाथ की तरफ देखो, ये देखो, समझ लो ऐसी रिंग है, षटकोणी रिंग है, ऐसा निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे? ये देखो, मेरे हाथ की तरफ देखो, ऐसा षटकोण, और ऑक्सीजन बैक साइड में इधर, मतलब ये सामने वाला कॉर्नर और ये पीछे वाला कॉर्नर, तो यहां पे दिखाएंगे राइट साइड का बैक साइड कॉर्नर, राइट साइड का बैक कॉर्नर। समझ में आ रहा? राइट साइड का बैक कॉर्नर, राइट साइड का बैक कॉर्नर वहां पे दिखाएंगे। तो देखिए ये ऐसे दिखाते बच्चों, ये दिख रहा आपको सबको अच्छे से? देखो, बहुत ध्यान से देखो बच्चों, ये टेक्निक आपको समझ लेना है ना? चलो देखो, ये आपके तरफ की साइड, ये आपके सामने वाले साइड और पीछे वाले साइड। ये पीछे वाले साइड में राइट साइड के कॉर्नर पर हम क्या दिखा देंगे? इस तरह ये बेंजीन रिंग दिखा दी। अब इसको नंबरिंग भी करेंगे बच्चों। ये देखो, ये कार्बन नंबर 1 राइट साइड से चालू करते हैं, ये कार्बन नंबर 2 बराबर, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5। तो ऐसे रिंग लो बच्चों, ऐसी इमेजिन करो कि ऐसी षटकोणी रिंग है, राइट साइड का बैक कॉर्नर, राइट साइड का बैक कॉर्नर, पीछे वाला कॉर्नर ऑक्सीजन से आपको बैक किया है और ऐसा नंबरिंग किया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब फिशर प्रोजेक्शन को फॉर्मूला को देखो और इसको देखो, क्या करना है? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में जो राइट साइड में है, वो रिंग में क्या रहेगा? डाउन साइड में। वो रिंग में क्या रहेगा? डाउन साइड में। राइट डाउन, लेफ्ट अप, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में जो एटम या ग्रुप कार्बन पर के लेफ्ट साइड में है, वो हावर्थ फॉर्मूला में अप साइड में रहेंगे, रिंग के ऊपर। और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में इन कार्बन के ऊपर के जो ग्रुप्स है, एटम्स है, ग्रुप्स है, जो राइट साइड में है, हावर्थ फॉर्मूला में वो क्या रहेंगे? डाउन साइड में रहेंगे रिंग के। जैसे उदाहरणार्थ C1 लीजिए, H लेफ्ट है, OH राइट है, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, तो ये हो गया HOH। अगेन 2 पर HOH यानी HOH, ये ऐसे हो गया। 3 पर क्या हो गया? OHH, 3 पर क्या हो गया? OHH। 4 पर क्या हो गया? HOH। 5 पर, हाँ, अब 5 पर क्या है? देखो बच्चों, 5वां नंबर का जो कार्बन है वो तो ऑक्सीजन थ्रू C1 को अटैच है, वो तो ऑक्सीजन के थ्रू C1 को अटैच है। हाँ, अब मैं आपको और बताता हूं, ये जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज है, इट बिलोंग्स टू कैपिटल डी सीरीज। बच्चों, हावर्थ फार्मूला का एक सीधा रूल है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स कैपिटल डी सीरीज को बिलोंग करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स कैपिटल डी सीरीज को बिलोंग करते हैं, तो उनका जो 6 नंबर पर का श्रेष्ठ ग्रुप रहता है, उनका जो 6 नंबर पर का श्रेष्ठ ग्रुप रहता है, उसको आप दिखा दीजिए हमेशा रिंग के ऊपर, हमेशा रिंग के ऊपर। जो कार्बोहाइड्रेट्स कैपिटल डी सीरीज को बिलोंग करते हैं, उनमें जो सबसे निचला वाला श्रेष्ठ ग्रुप है बच्चों, वो हमेशा रिंग के ऊपर ही रहेगा कंपलसरी। और जिस कार्बोहाइड्रेट में ये आखिरी के कार्बन पर का श्रेष्ठ ग्रुप आपको ऊपर दिखाई देगा, समझ लो वो कैपिटल डी सीरीज को बिलोंग करता है, और ये नीचे रहा तो समझ लो वो कैपिटल एल सीरीज को बिलोंग करता है। तो कार्बन नंबर 5 को ये श्रेष्ठ ग्रुप अटैच है और ये H अटैच है, H नीचे, श्रेष्ठ ग्रुप कंपल्सरीली ऊपर। तो ये हो गया बच्चों हावर्थ फार्मूला ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज। देखो बच्चों, क्या किया मैंने? हावर्थ फार्मूला ये एक और नया तरीका है टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एंड फॉर हायर कार्बोहाइड्रेट्स हावर्थ फार्मूला इज मोर कन्वीनियंट देन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। हमारे अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज में हमने देखा कि 6 एटम की रिंग है, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन। तो हावर्थ फार्मूला निकालते वक्त आप जो रिंग निकालेंगे तो ऑक्सीजन को कहाँ पे रखना है? राइट साइड के बैक कॉर्नर में। ये देखो, राइट साइड का बैक कॉर्नर, ये सामने वाला कॉर्नर है बैक,
वहाँ पे रखना है। और नंबरिंग कहाँ से चालू करना है? राइट साइड से 1 2 3 4 5। अब ये रिंग है, उसका एक है ना, तो फिशर फार्मूला में जो एटम या ग्रुप वर्टिकल चेन के लेफ्ट साइड में है वो क्या रहेंगे? ऊपर। देखो H लेफ्ट साइड में ऊपर, ये 2 पर का H लेफ्ट साइड में ऊपर, 3 पर का OH ग्रुप लेफ्ट साइड में ऊपर, 4 पर का H ग्रुप लेफ्ट साइड में ऊपर, बराबर। और जो राइट साइड में है वो नीचे, OH राइट साइड में नीचे, राइट साइड में नीचे, राइट साइड में नीचे, राइट साइड में है ना नीचे। हाँ, अब रही बात आखिरी वाले कार्बन पर जो सेस्टोज ग्रुप रहता है, वो सेस्टोज ग्रुप कहाँ पे दिखाना है? यदि आपका कार्बोहाइड्रेट कैपिटल डी सीरीज को बिलोंग करता है तो ये सेस्टोज ग्रुप आपको रिंग के हमेशा ऊपर दिखाना है। यदि सेस्टोज ग्रुप ऊपर है तो समझ लीजिए कि दैट कार्बोहाइड्रेट बिलोंग्स टू कैपिटल डी सीरीज। तो ये हो गया बच्चों अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज का क्या हो गया? हावर्थ फार्मूला। क्या हो गया बच्चों? ये हावर्थ फार्मूला। समझ में आया रे टेक्निक? लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन। चलो अब इसको देखते हैं। चलो बच्चों अगेन ये हेक्सागोनल रिंग निकालो। अभी देखो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है और ये C5 है। इसके ऊपर फोकस कीजिए। अब देखिए बच्चों लेफ्ट अप राइट डाउन OH, अब OH लेफ्ट को है तो OH ऊपर और H राइट को है C1 पर तो H नीचे। अब 2 पर HOH, H ऊपर OH नीचे, C3 OH ऊपर H नीचे, OH ऊपर और H नीचे। C4 पर क्या होगा? HOH। C5 पर हाँ अगेन दिस बिलोंग्स टू कैपिटल डी सीरीज, तो C6 पर जो सेस्टोज ग्रुप है वो हमेशा ऊपर ही रहेगा बच्चों, टेंशन ही नहीं, टेंशन ही नहीं। इस तरह से ये हो गया बच्चों इसके बारे में। ये हो गया हावर्थ फार्मूला ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। ये फार्मूला हो गया बच्चों, क्या हो गया? बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। तो रिंग एक्चुअली फ्लैट नहीं है, हम दिखाते कि जैसे वो फ्लैट है क्योंकि वो फ्लैट दिखाना हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। और रिंग को आपने ऐसे पकड़ा तो जो ऑक्सीजन है C1 और C5 को लिंक करने वाला उसको राइट साइड के बैक कॉर्नर में रखो और नंबरिंग चालू करो राइट साइड से 1 2 3 4 5 6। और ये दोनों कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स कैपिटल डी सीरीज को बिलोंग करते हैं। तो जो आखिरी वाले कार्बन पर का सेस्टोज ग्रुप है वो हमेशा अवॉइड चाहिए रिंग के। ओके, अब ये हो गया फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ डी सीरीज। ये रूल क्या हो गया बच्चों? फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ डी सीरीज। आता बघा जरा इकडे या, आपल्याला माहित आहे पोरांनो की हा आयनोमेरिक कार्बन आहे ग्लुकोजचा C1। जर आपला कार्बोहाइड्रेट, यदि हमारा कार्बोहाइड्रेट कैपिटल डी सीरीज को बिलोंग करता है, यदि हमारा कार्बोहाइड्रेट कैपिटल डी सीरीज को बिलोंग करता है और एनोमेरिक कार्बन पर का OH ग्रुप डाउन साइड में रहता है, एनोमेरिक कार्बन पर का OH ग्रुप डाउन साइड में रहता है, डी को बिलोंग कर रहा और एनोमेरिक कार्बन पर का OH ग्रुप डाउन साइड में है, तो वी कॉल इट एज अल्फा। वी कॉल इट, डी को बिलोंग करता है और एनोमेरिक कार्बन पर का OH ग्रुप डाउन साइड में, तो वी कॉल इट एज अल्फा। इधर आ जाइए, यदि आपके कार्बोहाइड्रेट में, यदि आपका कार्बोहाइड्रेट कैपिटल डी सीरीज को बिलोंग करता है और एनोमेरिक कार्बन पर का OH ग्रुप ऊपर है, डी को बिलोंग करता है कैपिटल डी और एनोमेरिक कार्बन पर का OH ग्रुप ऊपर है, अप साइड में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं उसको? बीटा बोलते हैं। यदि डी को बिलोंग करता है, कैपिटल डी को बिलोंग करता है, एनोमेरिक कार्बन पर OH ग्रुप डाउन साइड में अल्फा, डी को बिलोंग करता है, एनोमेरिक कार्बन पर का OH ग्रुप अप साइड में ऊपर है, C1 पर का, एनोमेरिक कार्बन पर का बीटा। पण तेच उलट आहे बघा, यदि कार्बोहाइड्रेट कैपिटल एल सीरीज को बिलोंग करता है, यदि कार्बोहाइड्रेट कैपिटल एल सीरीज को बिलोंग करता है तो फिर बच्चों उल्टा है। अब बच्चों हावर्थ फार्मूला समझ लो आपके पास है, तो एक रूल है बच्चों कि फॉर कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ डी सीरीज, अब जैसे हमने जो दो स्ट्रक्चर्स देखे वो दोनों कैपिटल डी सीरीज को बिलोंग करते हैं,
नेचुरल ऑकरिंग ग्लूकोज बच्चों कैपिटल डी सीरीज को बिलोंग करते हैं। सर हावर्थ फार्मूला में हम कैसे पहचानेंगे? इधर आइए, हावर्थ फार्मूला में आप कैसे पहचानेंगे कि भाई वो डी सीरीज को बिलोंग करता है? यदि हावर्थ फार्मूला में सबसे आखिरी वाले कार्बन पर का CH2 ग्रुप रिंग के ऊपर दिखता है, जैसे ये दिख रहा रिंग के ऊपर, तो वो डी सीरीज को बिलोंग करता है। लेकिन यदि ये CH2 यहाँ पे दिखता था मुझे H ऊपर और CH2 नीचे, यदि मुझे CH2 नीचे दिखता था तो फिर वो L सीरीज को बिलोंग करता है। बच्चों आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैक्सिमम जो कार्बोहाइड्रेट्स है दे बिलोंग टू कैपिटल डी सीरीज। मैक्सिमम, मोस्ट ऑफ द 99% कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड्स दे बिलोंग टू कैपिटल डी सीरीज। तो ये ऊपर है तो कैपिटल डी सीरीज। अब रूल क्या है समझ लो, आपका कार्बोहाइड्रेट कैपिटल डी सीरीज को है, बिलोंग करता है, और एनोमेरिक कार्बन पर का OH ग्रुप डाउन है, डाउन साइड में नीचे है, तो उसको हम बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। जैसे कौन से हम अल्फा बोलेंगे, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइडोस। कार्बोहाइड्रेट डी सीरीज को बिलोंग कर रहा है और एनोमेरिक कार्बन पर का OH ग्रुप डाउन साइड में नीचे है, तो अल्फा। इधर आ जाइए, यदि आपका कार्बोहाइड्रेट डी सीरीज को बिलोंग करता है और OH ग्रुप एनोमेरिक कार्बन पर का अप साइड में ऊपर है, अप साइड में ऊपर है, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? बीटा। तो ध्यान में रखना, ये रूल हमने देखा बच्चों कि इफ OH ग्रुप एट द एनोमेरिक कार्बन इज डाउन फॉर डी सीरीज, then the configuration of anomeric carbon is alpha. But if the OH group at anomeric carbon is up, above the ring, then the configuration of anomeric carbon is beta. तो ये रूल आपने ध्यान में रखना। तो डी सीरीज को बिलोंग करता है कि नहीं, कैसे पहचानना, वो भी मैंने बताया कि आखिरी वाले कार्बन पर का CH2 ग्रुप रिंग के ऊपर है तो डी को बिलोंग करता है। हो गया डी। फिर जाओ एनोमेरिक कार्बन पर, अगेन इधर आ जाओ, ये ऊपर है, हो गया डी। अब एनोमेरिक कार्बन पर का OH ग्रुप कहाँ पे है बच्चों? डाउन साइड में, तो बोलो अल्फा। ये अल्फा बोला। फिर इधर आ जाइए, ये ऊपर है CH2 ग्रुप आखिरी वाले कार्बन पर का, तो डी सीरीज को बिलोंग करता है, और एनोमेरिक कार्बन पर का OH ग्रुप अप साइड में ऊपर है, तो कॉल इट एज बीटा। आता जे कार्बोहायड्रेट पोरांनो L सिरीजला बिलोंग करतात, या आता इकडे जो कार्बोहाइड्रेट बच्चों L सीरीज को बिलोंग करते हैं तो उनके लिए अलग बात है, उनके लिए उल्टा है। फॉर कार्बोहाइड्रेट ऑफ L सीरीज, इफ OH ग्रुप एट एनोमेरिक कार्बन इज अप, if OH group is at anomeric carbon is up for L series, then the configuration of anomeric carbon is alpha. आता बघा डी सीरीज मध्ये काय व्हायचं? एनोमेरिक कार्बनवरचा OH ग्रुप डाऊन साइडला असला आपण काय म्हणायचो? अल्फा। एल सीरीज साठी उलट आहे, कार्बोहायड्रेट एल सीरीजला बिलॉंग करतो आणि एनोमेरिक कार्बनवरचा OH ग्रुप कुठे आहे? एनोमेरिक कार्बनवरचा OH ग्रुप कुठे आहे? अप साइडला आहे, तर मग काय म्हणायचं? अल्फा। म्हणजे डी साठी काय होतो? C1 वरचा OH ग्रुप खाली नीचे तो अल्फा। एल सीरीज के लिए उल्टा है, C1 पर का एनोमेरिक कार्बन पर का OH ग्रुप ऊपर तो अल्फा, डी सीरीज के लिए नीचे रहता तो अल्फा, एल सीरीज के लिए एनोमेरिक कार्बन का OH ग्रुप ऊपर तो अल्फा, उल्टा है। सिमिलरली इफ फॉर एल सीरीज, इफ OH ग्रुप एट एनोमेरिक कार्बन इज डाउन, देन द कॉन्फिगरेशन एट एनोमेरिक कार्बन इज बीटा। कार्बोहाइड्रेट समझ लो एल सीरीज को बिलोंग करता है। सर हम कैसे पहचानेंगे कार्बोहाइड्रेट एल सीरीज को बिलोंग करता है? तो आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। यदि ये आखिरी वाले कार्बन पर का CH2 ग्रुप रिंग के ऊपर नहीं नीचे है, जैसे मतलब ये H ऊपर रहता और ये CH2 नीचे रहता, तो समझ लेना कि वो एल सीरीज को बिलोंग करता है। लेकिन मैं बच्चों बताता हूँ, जो नेचुरली ऑकरिंग मोनोसैकेराइड्स है, मैक्सिमम ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू कैपिटल डी सीरीज। जो भी आप देखेंगे वो कैपिटल डी सीरीज को बिलोंग करते हैं। तो यदि ये एल सीरीज को बिलोंग करता है कार्बोहाइड्रेट और उसका एनोमेरिक कार्बन पर का OH ग्रुप डाउन है, तो क्या बोलना? बीटा। क्या बोलना? बीटा। तेच डी सीरीज साठी काय होतं? डी सीरीज साठी OH ग्रुप डाउन असायचा, डी सीरीज साठी OH ग्रुप अप असायचा, तर आपण म्हणायचो बीटा। एल सीरीज साठी OH ग्रुप डाउन असला तर काय म्हणायचं? बीटा। पण तुम्ही एल सीरीजचं टेन्शन घेऊ नका पोरांनो, आपल्याला फक्त डी सीरीजचेच कार्बोहायड्रेट्स आहेत, आपल्याला फक्त काय आहेत? डी सीरीजचेच कार्बोहायड्रेट्स आहेत। तर हे 3 फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युले पोरांनो, 1 2 3 आणि हे 4 आणि 5 हे हावर्थ फॉर्म्युले, हे तुम्हाला पोरांनो 5-5दा लिहायचे आहेत। ऑफलाईन क्लासेस असताना मी मुलांना हे 5-5दा लिहायला सांगायचो नेहमी। आता आम्ही तुम्हाला चेक करायला नाही आहे तिथे, ऑफलाईन क्लासमध्ये मी चेक करायचो,
कोणी चेक करायला असो नसो, आपणच आपली जबाबदारी घ्यायची आणि आपणच हे 5 स्ट्रक्चर्स 5-5 वेळा काढून बघायचे. समजा तुम्हाला 2-3दा काढण्यामध्ये कॉन्फिडन्स आला, मग कशाला 2-3 तास काढा फक्त. ठीक आहे. तर हे झालं होतं कॉन्फिगरेशनबद्दलची माहिती. नोट्समध्ये सगळी माहिती दिलेली आहे पोरांनो. हा टॉपिक खूप मन लावून बघा, नोट्समधून वाचा. काही अडचणी आल्या मला विचारा. ठीक आहे. तर आपण इथे आज थांबू. बाकीचा भाग नेक्स्ट लेक्चर.